जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज का आपका दूसरा टेस्ट है हिंदी सब्जेक्ट पर, जो कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 10 में हो चाहे 12 में हो, यह क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। इसमें मैं टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूँ। ठीक है, तो आप इसको टेस्ट जरूर दीजिए और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा आप कितना क्वेश्चन हल किए हैं। ठीक है, समझ लीजिए आप पेपर में बैठे हुए हैं और आप कितना क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, आवारा मसीहा किसकी रचना है। ठीक है, मैं आपको बीच में टाइम देता रहूंगा। ठीक है, टाइम दूंगा और फिर आंसर बताता रहूंगा। आप गेस करते रहिएगा, कमेंट में बताते रहिएगा आप कितना कर रहे हैं उसको जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं, ऑप्शन हमारा है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, धीरेन्द्र वर्मा। तो गेस कीजिए और कमेंट में फटाफट बताइए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? कुछ बच्चे महादेवी वर्मा बता रहे हैं, तो महादेवी वर्मा नहीं होगा। ठीक है, और कुछ बच्चे सोच रहे हैं जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद भी नहीं होगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं विष्णु प्रभाकर, तो विष्णु प्रभाकर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को आप रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में लिखते जाइएगा, या इस क्लास को आप एक दो बार देख लेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, श्री राम शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर। तो दिमाग में सोचिए, गेस कीजिए और कमेंट में बताते रहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन राइट बता रहा है। ठीक है, देखिए, जो बच्चे राम वृक्ष बेनीपुरी लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बोर्ड पे कई बार आ चुका है। ठीक है, 10 में हो चाहे 12 में हो, दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आप 9th में हो चाहे 11 में हो तो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसमें ऑप्शन दिया है निबंध। आप समझते हैं पहले विधा क्या होता है? विधा का मतलब यह नहीं है कि लेखक का नाम पूछा है। ठीक है, लेखक का नाम नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे। चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। अगर ऑप्शन में यह होता तो लगा लेते, मतलब लेखक पूछता तब तो लगाते, लेकिन इसमें विधा पूछा है। ऑप्शन है निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, या कहानी या जीवनी। ठीक है, तो इसमें आप गेस कीजिए और कमेंट में फटाफट बताइए। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो फायदा आप ही का रहेगा, क्योंकि इस समय डेली टेस्ट पर टेस्ट क्लास 10 और 12 का लिया जा रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर चलने से पहले मैं बता दूं इसका आंसर क्या होगा। जो बच्चे निबंध लगा रहे हैं, निबंध बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चिंतामणि क्या है? एक निबंध है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? ठीक है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका ऑप्शन आप गेस कीजिए क्या रहेगा। तब तक मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर जो है सामाजिक विज्ञान, कला, अंग्रेजी, हिंदी, यानी कि हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट पर टेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। कर चुके हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हर एक सब्जेक्ट का वहाँ पे टेस्ट पर हर एक क्लास मिलेगा। ठीक है, लाइन से वीडियोज मिलेंगे, आप टेस्ट देंगे तो आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे। ठीक है, इसमें देखिए राइट आंसर क्या होगा। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। जो बच्चे रामधारी सिंह दिनकर लगाए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? ऑप्शन है सदल मिश्र, गोकुलनाथ, नाभादास, श्याम सुंदर दास। तब तक गेस कीजिए। ठीक है, और दूसरा चीज मैं बता दूं आपको, जो वीडियो आपको चाहिए, मतलब जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है, तो उस टॉपिक का नाम रखिए और मेरा चैनल का नाम रखिए। मतलब जैसे आपको मान लीजिए महादेवी वर्मा का क्लास चाहिए, मतलब महादेवी वर्मा का अगर जीवनी चाहिए तो लिखिए महादेवी वर्मा का जीवनी बाई रामबाण अड्डा 24। ठीक है, बाई लिख करके चैनल का नाम लिख देंगे। अगर मैं उस टॉपिक को पढ़ाया रहूंगा तो मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है,
अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दिया हूँ, आप वहां से भी चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो बच्चे जो है सदल मिश्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अभी तक लाइक नहीं किए तो पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया है विद्यापति, चंद्रवरदाई, कबीरदास, केशवदास। गेस कीजिए, तब तक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चे कबीरदास लगा रहे हैं तो कबीरदास भूल कर मत लगाइएगा। कबीरदास पर मात्र एक ही क्वेश्चन बार बार पूछता है, जो इनकी रचना है बीजक। क्या है? कबीरदास की रचना क्या है? बीजक है। कबीरदास से संबंधित एक ही क्वेश्चन पूछता है, उनकी रचना जो है कबीरदास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा चंद्रवरदाई। ठीक है, साकेत किसकी रचना है? ठीक है, तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ कबीरदास, तो मैं आपको पहले बता दिया हूँ कबीरदास पर भूल कर नहीं लगाना है, क्योंकि कबीरदास का जो क्वेश्चन जो है किस पे आता है? बीजक रचना पर आता है। अगला है मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, रहीम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गेस करते रहिए और समय का इंतजार करते रहिए, मैं आंसर बताता रहूंगा, आप अपना टेस्ट लेते रहिए कितना आंसर आप कर पा रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में जरूर बताइएगा 20 में से आप कितना क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा। ठीक, जो बच्चे मैथिली शरण गुप्त लगा रहे हैं उनका जो है आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक दूसरा चीज जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। ठीक है, यह भी पूछा जाता है कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, कवितावली किसकी रचना है? कवितावली किसकी रचना है यहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन है रहीम, कालिदास, कबीरदास, तुलसीदास। तो गेस करते रहिए, कमेंट में बताते रहिए। हमने आपको बताया है कि कबीरदास का क्वेश्चन किस पे पूछता है? बीजक रचना पे, जिसको तो आप लगाएंगे ही नहीं। कालिदास है नहीं, रहीमदास है नहीं, तो राइट आंसर जो तुलसीदास लगा रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप इस क्लास को अंत तक देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बोर्ड एग्जाम में इसमें से 20 में से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको लड़ सकते हैं, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लेता हूं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, मैं फालतू क्वेश्चन नहीं लेता हूं। ठीक, इससे पहले हमने एक क्लास और ले लिया टेस्ट, यह हमारा दूसरा टेस्ट है। पहला टेस्ट नहीं दिए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहां पे लिखा होगा तो आप वहां पे पढ़ करके दे लीजिएगा। ठीक है, झरना किसकी रचना है? इसमें ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, भूषण, सूर्यकांत त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुछ बच्चे जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लगा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो बच्चे जयशंकर प्रसाद लगा रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, सूर सागर किसकी रचना है? सूर सागर जो है तुलसीदास की है, या रहीमदास की है, सूरदास की है, या महादेवी वर्मा का है। तो जो बच्चे तुलसीदास लगा रहे हैं उनका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, महादेवी वर्मा भी नहीं है। तो सूरदास, देखिए सूर शब्द में ही सूर लिखा हुआ है, सूर से सूर सागर है, सूरदास है, तो दोनों मैच कर रहा है, मतलब सूरदास और सूर सागर, इसके रचना कौन है? सूर सागर के रचनाकार सूरदास होंगे। ठीक है, शब्द से मेल खा रहा है, इसी को लगा लेंगे। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फलस्य में विभक्ति व वचन है, मतलब जो फलस्य शब्द है इसमें कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है, यह आप याद करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, फल शब्द रूप आप जरूर याद करके जाइएगा, उसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन है षष्ठी विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन। जो बच्चे याद कर लिए हैं वो कमेंट में जरूर बताइए, नहीं जानते हैं तो इंतजार कीजिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वही सही हो जाएगा, मतलब षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिस शब्द में आधा सौ यो जुट जाएगा तो वह षष्ठी विभक्ति में जाता है। ठीक है, मतलब छंगे विभक्ति में जाएगा और एक वचन रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, पठसी में धातु रूप है, पठसी जो शब्द है यहाँ पर इसमें कौन सा रूप है? ऑप्शन दिया हुआ है लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल, लोट लकार विधिलिंग लकार। तो ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर हमारा क्या होगा? कमेंट में फटाफट बताइए। ठीक है, देखते हैं कमेंट में कौन बता रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए क्या?
बताइए, क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, कमेंट में बताएंगे। हमें लगता है बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे, चलिए बता ही देते हैं। इसका राइट आंसर होगा लट लकार। क्या होगा? लट लकार होगा, वर्तमान काल होगा। चलिए आगे देखते हैं। चांद का पर्यायवाची शब्द है। चांद का पर्यायवाची क्या है? हिमांशु है, विपिन है, अबला है, सुरेंद्र है। इसको गेस करते रहिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आप में हिम्मत है, वास्तव में आप पढ़ते हैं, इसको कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। हमें उम्मीद है आप इसको जरूर जानते होंगे क्या होगा, ठीक है। मैं इसको आपको नहीं बताऊंगा क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं गेस कर रहा हूं। देखिए, जो विपिन शब्द है यह चांद का नहीं है, ठीक है। विपिन शब्द जो है चांद का नहीं है। विपिन जो है जंगल शब्द का पर्यायवाची है। अब बचा तीन, हिमांशु बचा, अबला बचा, सुरेंद्र बचा। इन तीनों में से कोई एक है, आप जरूर बताइए कमेंट में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दांत का तत्सम रूप है, ठीक है। दांत का तत्सम रूप, तो दांत का तत्सम, देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ, दुग्ध दिया हुआ है, छिद्र है, दंत है, ग्रंथि है। तो लगभग इसको सब लोग जानते होंगे, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दांत का तत्सम रूप क्या होगा? जो बच्चे ग्रंथि समझ रहे हैं तो ग्रंथि नहीं होगा, ठीक है। ग्रंथि नहीं होता है, यह ग्रंथि जो गांठ का है। क्या है? गांठ शब्द का ग्रंथि तत्सम है। देखिए, तत्सम होता है, एक तद्भव होता है। तद्भव जो होता है बिगड़ा हुआ रूप होता है, और तत्सम जो संस्कृत मॉडल होता है, ठीक है, शुद्ध रूप होता है। तो जो हम नहीं कहते गांठ है, गांठ पड़ गया है, तो गांठ का ग्रंथि होता है, ठीक है। तो दांत का क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा जो वर्ड है, भारत का जो तिरंगा है, हमारे देश का, हिंदुस्तान का जो तिरंगा है, इस तिरंगे शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? कमेंट में फटाफट कमेंट में बताइए कौन सा समास है। ऑप्शन है यहाँ पर द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। अब ध्यान रखेंगे पहचानने का तरीका। देखिए, तिरंगा शब्द इसमें जो है 1 2 3, मतलब इसमें तीन शब्द आया है, तीन रंगा, तीन रंग का वही तिरंगा है। मतलब काउंटिंग वाले जो वर्ड आएंगे वह द्विगु समास में आते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 इस टाइप के जो शब्द बनेंगे वह द्विगु समास होते हैं, ठीक है। यही आप लगा लेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो सोच रहे हैं द्विगु समास, उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है उपसर्ग से। किसे है? उपसर्ग से। ध्यान रखेंगे, उपसर्ग से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे पेपर में। देखिए, अनुकरण में उपसर्ग है। ऑप्शन है अ, अनु, अन, अधि। तो उपसर्ग क्या होता है? लगभग सभी बच्चे जानते होंगे। उपसर्ग वह चीज होता है जो किसी शब्द के पहले लगा रहता है, ठीक है। तो जो बच्चे अ लगा रहे हैं उनका राइट आंसर नहीं है, ठीक है। अनु जो लगाए हैं उनका राइट आंसर है अनु, अनुकरण, अनुकरण। तो अनु शब्द जो है क्या है? उपसर्ग है। चलिए आगे देखते हैं। सुंदरता में प्रत्यय है। प्रत्यय से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। देखिए, सुंदरता में प्रत्यय है। सुंदरता में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन है रता, आ, ता, सु। तो ध्यान रखेंगे, प्रत्यय जो वर्ड होता है वो लास्ट में जुटा रहता है। तो लास्ट में जो है, देखिए, सुंदर प्लस ता। तो ऑप्शन जो है हमारा सी वाला जो ता लिखा हुआ है यही सही हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे ता लगाना चाहते हैं उनका जो जवाब है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। दोहा के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? ठीक है, तो दोहा के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा पर हमने ऑलरेडी क्लास ले लिया है। आप नहीं पढ़े हैं तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी व्याकरण लिखा होगा, आप उसमें जाएंगे तो दोहा, रोला, सोठा, कुंडलियां जो भी है सभी हमने पढ़ा दिया है, उसको डिटेल से समझिए, ठीक है। अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। इसका राइट आंसर तब फटाफट बताइए। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में जो है 11 11 मात्राएं कह रहा है, दूसरे में 13 13, और चौथे में, तीसरे में जो है 11 13, और इसमें 13 11। जो बच्चे बढ़िया से दोहा पढ़े होंगे, सम चरणों में मतलब दूसरे और चौथे चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? दूसरे और चौथे में 11 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। जो बच्चे पहला लगा रहे हैं उनका सही है, ठीक है। आगे देखिए, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है, ठीक है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? ऑप्शन है शोक, उत्साह,
रति हास्य। आपके अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है तो हमारा क्लास ओवर हो जाएगा। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक करने में कंजूसी करते हैं, ऐसा लगता है कि पैसे निकाल कर दे रहे हैं हम, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए बाबू, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि तैयारी करना है तो करेंगे तो तभी तो नोटिफिकेशन आएगा, तो कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए शोक दिया हुआ है। तो शोक तो जो होता है करुण रस का होता है, ठीक है, दुख वाला। उत्साह जो है वीर रस में होता है। हास्य जो है हंसी वाले मतलब हास्य रस में होता है, ठीक है। और रति जो वर्ड है यही श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लगा लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, फिर हमारा क्लास ओवर हो जाएगा। देखिए 20वें क्वेश्चन को हम समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अलंकार से आया है, ठीक है। देखिए चरण कमल बंदो हरिराई, इस सेंटेंस में कौन सा अलंकार है यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अलंकार को यदि आप नहीं पढ़े हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां पर होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो कमेंट में बताइएगा, उस पर क्लास ले लिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा और चौथा है भ्रांतिमान। तो इसमें जो राइट आंसर होगा गेस कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो बच्चे उपमा लगा रहे हैं तो उपमा न लगाइएगा, उपमा नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा रूपक होगा, क्या होगा, रूपक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा यह टेस्ट समाप्त होता है। आप कितना नंबर किए हैं, 20 में से कितना क्वेश्चन आप कवर किए हैं, कितना आप सही किए हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।